बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन 9 नवंबर है, दिन है एतवार का और साल 2025। दो ख़बरें हैं। एक तो हम बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम के प्रपोज़ल पर, जो मुश्तरका पार्लिमानी जो कमेटी है उस कमेटी ने क्या फ़ैसला किया है, और इस कमेटी में जो एक बड़ा अहम मामला जिसे ख़तरे की सूरत में पेश किया जा रहा था, वो ख़तरा कैसे टला है। इस ख़बर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दूसरी अहम ख़बर है, हामिद मीर साहब और साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। काजी फ़ाइज़ ईसा ने हामिद मीर को क्या जवाब दिया, और इससे पहले जो हामिद मीर साहब ने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जब वो चीफ जस्टिस बने, आइन और कानून की धज्जियां बिखेर दी, तो फैक्ट्स क्या हैं, हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। कौन सच्चा कौन झूठा, किसी को मोरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे, लेकिन जो हकाइक हैं वो हकाइक अवाम के सामने आने चाहिए। अवाम को गुमराह नहीं रखना चाहिए। और फिर इसी खबर में जो तीसरा नुक्ता है कि जस्टिस मंसूर शाह पर भी उंगली उठ गई, सवाल उठ गया। तो इस मामले से मंसूर शाह साहब कैसे लिंक होते हैं, जो बात हामिद मीर साहब ने की है और जो जवाब काजी फ़ाइज़ ईसा ने हामिद मीर साहब को दिया। तो पहली खबर से नाज़रीन ब्लॉग का आगाज़ करेंगे। हमारा इंट्रो कुछ थोड़ा सा तवील हुआ, लेकिन कोशिश करेंगे कि हमारा जो वीडियो लॉग है, हमारा जो एक स्टैंडर्ड टाइम है, उसमें हमारा वीडियो लॉग जो है वो कोशिश करेंगे इसको मुकम्मल करने की। नाज़रीन, पार्लिमानी कमेटी ने जो प्रपोज़ल है 27वीं आईनी तरमीम का, उस पर अपना काम जो है वो मुकम्मल कर लिया है। 3 नए प्रपोज़ल जो आए हैं, जिसमें एक MQM का है कि बल्दियाती जो हुकूमतें हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनके अख्तियारात बढ़ाए जाएं, और जो अवामी नेशनल पार्टी का प्रपोज़ल है कि जो सूबे का जो नाम है उसे खैबर पख्तूनख्वा की बजाय सिर्फ पख्तूनख्वा किया जाए। और जो तीसरा प्रपोज़ल आया है बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से कि उनकी सूबाई नशिस्तों की जो तादाद है उसको बढ़ाया जाए। बैप पार्टी ने प्रपोज़ल दिया है, यह भी आईनी तरमीम से होगा। तो इन 3 नुकात पे 3 जो नए प्रपोज़ल आए हैं, इस पे गुफ्तो शुनीद जो है वो पार्लिमानी कमेटी ने अब आगे बढ़ानी है। जहाँ तक बात है आईनी अदालत के क़याम की, वो सारा प्रोसेस, उस पर काम मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मुकम्मल कर लिया है। आर्टिकल 200 जजेस का जो ट्रांसफ़र का जो मामला है, उस पर भी पार्लिमानी कमेटी ने अख्तियार मुकम्मल कर लिया है, बहस मुकम्मल कर ली है। आर्टिकल 243 पर भी कमेटी ने अपना जो असाइनमेंट है उसको मुकम्मल किया है। लेकिन आज इस्तिस्ना से मुतल्लिक जो बात की जा रही थी, तो इस्तिस्ना में बाद में चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली का नाम भी आ गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का नाम भी आ गया कि ये भी अवामी ओहदेदारान हैं, इनको भी इस्तिस्ना मिलना चाहिए। तो जैसे वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा देने की बात की गई, प्रपोज़ल पेश किया गया अनुशा रहमान की तरफ से और ताहिर संधू की तरफ से, वज़ीर आज़म साहब ने एक्स पे ट्वीट करके और वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब को और अटॉर्नी जनरल साहब को आगाह कर दिया कि वो ये इस्तिस्ना नहीं लेंगे। वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, वो एक अहम मर्तबे पे हैं, अहम जिम्मेदारी पे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल ओहदे पे मौजूद हैं, तो लिहाजा वो अवाम के लिए जवाबदेह हैं, वो ऐसा इस्तिस्ना नहीं लेंगे। यही बात स्पीकर साहब ने कन्वे कर दी पार्लिमानी कमेटी को कि उन्हें भी इस्तीफ़ा नहीं चाहिए। अब बात रह जाती है सदर मुमलिकत के इस्तिस्ना की। फील्ड मार्शल साहब का जो इस्तिस्ना है, वो फील्ड मार्शल जो भी हो, लेकिन उसमें भी अकाउंटेबिलिटी की विंडो जो डोर है उसको ओपन रखा गया है। मवाख़ज़ा आप कर सकते हैं फील्ड मार्शल का, उसके खिलाफ मवाख़ज़ा करके कार्रवाई कर सकते हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई संगीन चार्जेस हैं, उन चार्जेस के ऊपर भी कार्रवाई करने का अपना एक तरीक़ाकार अफ़वाज पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, बात रह जाती है सदर पाकिस्तान के इस्तिस्ना की कि क्या सदर कोई भी हो, आज ज़रदारी साहब हैं, कल को अलवी साहब जैसी कोई शख्सियत सदर पाकिस्तान बन सकती है। जब वो अपना टेन्योर पूरा करेगा तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो किसी फौजदारी ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा? तो इस पे जब तारड़ साहब से सवाल हुआ कि कमेटी ने तो अपना काम मुकम्मल कर लिया, लेकिन ये इस्तिस्ना और लामहदूद इस्तिस्ना, ताहयात इस्तिस्ना,
इस पे फिर आज़म तारिक साहब ने कहा कि इसके ऊपर बातचीत हुई है, कमेटी के अरकान ने इस पर नेगोशिएशन की है, पॉन्डरिंग की है, तो हम इस इस्तिस्ना को, जो सदर पाकिस्तान का इस्तिस्ना है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अंदर लाना चाहते हैं। जो प्रपोजल आए हैं इस आर्टिकल पे 248 पे, इसके जो खद्दुखाल हैं उसकी हम काट छांट कर रहे हैं, उसको दुरुस्त कर रहे हैं। यानी जो प्रपोजल आया है नाज़रीन, वो प्रपोजल मुकम्मल तौर पे ऐसे आगे नहीं जाएगा मंजूरी के लिए कि ताहयात इस्तिस्ना दे दी जाए। उसमें कहीं ना कहीं सेफ्टी वॉल्स रखे जाएंगे कि अगर कोई ऐसी बात है, फ्यूचर में कोई ऑफेंस होता है, तो उसको काबिल एहतसाब कैसे ठहराना है, वो चीज़ मेरे ख्याल से अब इस प्रपोजल में शामिल की जा रही है कमेटी की जानिब से। अब नाज़रीन आ जाते हैं बल्कि नाज़रीन आपको बता दें कि अवामी नेशनल पार्टी ने जो वज़ीर आज़म ने इशाया दिया उसका बाइकआउट किया था, लेकिन बाद अज़ां वज़ीर आज़म की टीम की तरफ से रब्ता करके अवामी नेशनल पार्टी से कहा गया कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा। तो उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी ने वज़ीर आज़म का जो इशाया है उसमें शिरकत की हामी जो है वो दोबारा से भर ली है। अब नाज़रीन आ जाते हैं, बात कर लेते हैं जो अपना हामिद मीर साहब ने। पहले तो नाज़रीन हामिद मीर साहब का एक छोटा सा क्लिप है, मैं आपको वो क्लिप सुनाना चाहता हूँ। कितने सेकंड का है, कितने मिनट का है, सारा तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन नाज़रीन मुख्तसर सा क्लिप मैं आपको सुनवा देता हूँ कि उसमें दरअसल हामिद मीर साहब क्या रहे हैं। 3 मिनट और 24 सेकंड का ये क्लिप है, ये सुने नाज़रीन। मैं इसको मुख्तसर रखूँ। उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ है, सिर्फ जर्नैलों का नहीं, जजों का भी। जिस जज ने इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के हलफ की खिलाफवर्जी की, उसका भी अंजाम बहुत बुरा हुआ। एक नाम लूं मैं, ले लें काजी फायद ईसा जी, बड़ा हीरो। सर ने कहा, हामिद मीर साहब ने बसद एहतराम, मैं उनसे इख्तलाफ करने की जसारत करने जा रहा हूँ, मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ। वो ये कहते हैं कि जिस जज ने आइन की खिलाफ वर्जी की उनका अंजाम बड़ा बुरा हुआ। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक नाम लूँ, और वो नाम लेते हैं काजी फायसा का। आगे मैं चंद सेकंड में आपको सुना के उनका वीडियो क्लिप, फिर हम आगे बात करेंगे। तो ना मारा, मेरी बड़ी लड़ाइयाँ हुई उसकी वजह से। इमरान खान वजीर आजम था, मुझे पता चला कि ये आपके किस्सा इमरान खान साहब का सुना रहे हैं। हामिद मीर साहब ने कहा कि काजी फायसा साहब जब चीफ जस्टिस बने, मैंने उनके लिए बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ की। इमरान खान के दौर में उनसे मुलाकात भी की कि काजी फायसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस क्यों ला रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जब वो चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेर दी, या आइन की धज्जियाँ बिखेर दी। पहले तो नाज़रीन मुझे ऐसा लगता है कि जो हामिद मीर साहब जो बात कर रहे हैं, किसी केस में गलबन साफ़ियों से मुतल्लिक कोई केस था और उसकी काजी फायसा साहब की अदालत में समाअत चल रही थी। कोई रिपोर्ट लेके आए थे हामिद मीर साहब, जो कि तरीक़ाकार के मुताबिक जमा भी नहीं हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और कॉपी कहाँ से हासिल की गई वो भी पता नहीं चला था। वो भी शायद इस तरह के, मुझे पूरा मुकम्मल याद नहीं, लेकिन एक्चुअल जो उसमें हुआ ये था। जो बात मैं आपको असल में बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि काजी साहब ने वो रिपोर्ट लेने से या हामिद मीर साहब को सुनने से इनकार कर दिया था। शायद हामिद मीर साहब को चूँकि सुना नहीं गया, माजी में सुना जाता था, साकिब निसार साहब ने बड़े गौर के साथ सुना, इफ्तिखार चौधरी साहब ने बड़े गौर के साथ सुना, तो बल्कि हामिद मीर साहब तो एक साफ़ी के केस में साकिब निसार साहब उस कमीशन के सरबराह थे, उसमें कमीशन की सपोर्ट भी कर रहे थे, साकिब निसार साहब के साथ भी बैठे थे। लेकिन बहरहाल ये एक पस मंज़र के तौर पे मैंने रखा, इसमें कोई बदनीयती नहीं थी। मकसद ये था कि जजेस बड़ा सुनते थे, बड़ा उनको रिगार्ड देते थे, उनको जवाद खाजत साहब भी रोस्टम पे ठहर के बड़ी उनकी जो है वो बात करने का पूरा मौका मिलता। तो ये यहाँ पे नहीं हो, तो शायद हो सकता है कि वो बात हामिद मीर साहब के जहन में, लेकिन ये मेरी राय है, ये गलत भी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं जो कहा अपने हामिद मीर साहब ने कि काजी फायसा साहब ने, मतलब वो कह रहे हैं कि जिस जज ने भी आइन से इनराफ किया या जनरल इनराफ किया उसका अंजाम बड़ा बुरा हुआ। एक नाम जो है हामिद मीर साहब ने दे दिया, जनाब काजी फायद ईसा का। अब काजी फायसा साहब चीफ जस्टिस बनते हैं सितंबर 2023 को। तो हम देख लेते हैं ऐसे कौन से बड़े बड़े मुकदमात के फैसले उन्होंने किए जिसमें आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरी गई। एक तो परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल का केस था। परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा दी खुसूसी अदालत ने, लेकिन जब काजी फायसा साहब ने उनकी वो अपील लगाई जो 2019 से पेंडिंग चली आ रही थी, किसी चीफ जस्टिस ने उस अपील को लगाने का फ़ैसला नहीं किया, उस अपील को सुनने का फ़ैसला नहीं किया।
काजी फैसल साहब ने वो अपील लगाई परवेज़ मुशर्रफ साहब वाली, और अदम पैरवी पे, हालांकि उनके वकील को सुना गया, जो वकील थे सलमान सफदर साहब, उनको सुना गया, और सुनने के बाद उनकी अपील पे लगे एतराज़ात के साथ उस अपील को मुस्तरद कर दिया गया क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब सज़ा याफ्ता थे, उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर करना था, गिरफ्तारी देनी थी, ये सारा प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था, तो उनकी वो अपील खसूसी अदालत के फांसी के फैसले के खिलाफ जो है वो काबिल समाअत नहीं थी। भुट्टो वाला रेफरेंस सुना काजी फैसल साहब ने, और उसमें मंसूर शाह साहब भी थे, उसमें अत्तर मिनल्ला साहब ने तो शायद बैठने से इनकार कर दिया था, उसमें और भी जज साहबान थे। उसमें भी फैसला जो है वो भुट्टो साहब के हक में आया कि उनका अदालती कत्ल हुआ, उनको जो फेयर ट्रायल था वो नहीं दिया गया। अब या ये दोनों फैसले गलत हैं, इसमें हामिद मीर साहब कानून की निशानदेही कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की निशानदेही कर दें कि ये दोनों फैसले देते हुए काजी फैसल साहब ने कहाँ पे आइन और कानून को जो है उन्होंने बलाए ताक रख दिया। लेकिन आज ये निशानदेही करने से पहले, जैसा कि इल्ज़ाम हामिद मीर साहब ने सिर्फ काजी फाइज़ पे लगाया है, ये जहन में रखना है आपने कि सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच नहीं होता। जब अगर माजी की बात होती है सुप्रीम कोर्ट की, तो साकिब निसार साहब के साथ बेंच में कौन कौन शामिल होता था, उन जज साहबान का नाम, उन जज साहबान के नामों की गर्दान बाज़गश्त भी होती है। काजी फैसल के साथ बेंच में और भी जज साहबान शामिल होते थे, तो जो भी फैसला काजी फैसल का, अगर कोई इस बात की हामिद मीर साहब से बसद एहतराम उनसे इख्तलाफ करते हुए वो बता दें कि काजी फैसल साहब ने कहाँ पे आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है, किस केस में, ये दो जब मैंने हवाले दिए हैं, और फिर उसमें ये भी बता दें कि बाकी जो जजेस थे क्या उनका फैसला काजी फैसल के फैसले के बरक्स था, क्योंकि या तो 3 रुकनी बेंच होगा, या 5 रुकनी बेंच होगा, या 7 रुकनी बेंच होगा, या 9 रुकनी बेंच होगा। और फिर जो पार्लिमान की अरकान असम्बली की ताहियात नाहली आर्टिकल 62(1)F के तहत, क्या इसको काला कानून अरकान पार्लिमान नहीं कहा करते थे? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ताहियात नाअहली को काला कानून नहीं कहते थे? मैं उमर अता बंदयाल साहब की मिसाल पेश करता हूँ, कई मरतबा उन्होंने अदालत में बैठ के कहा कि ताहियात नाअहली का, पाबंदी का जो आर्टिकल 62(1)F है, ये काला कानून है, इट्स ब्लैक लॉ। तो उस फैसले को उन्होंने बदल दिया, तो उसमें निशानदेही कर दें आइन के किस आर्टिकल की, किस कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, या फंडामेंटल राइट्स को एडहेर किया गया है, उसको प्रोटेक्ट किया गया है। लेकिन आज ये केस शायद लोग कहें कि ये तो केस मुतलका है ही नहीं, केस तो कोई और हैं जो मुतलका है इस सारी कहानी में, जहाँ पे काजी फैसल साहब ने गेम डाली है, ये इल्ज़ाम लगेगा या ये सवाल पूछा जाएगा। तो बात कर लेते हैं, काजी फैसल साहब ने चीफ जस्टिस बनने के बाद पहला केस जो है, जो बड़ा केस उठाया, एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का था, उसको हम साइड पे रख देते हैं। दूसरा बड़ा केस जो था वो इंतखाबात का था कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं, इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे, ना सदर पाकिस्तान दे रहे हैं, ना इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दे रहे हैं। और नाज़रीन, फिर काजी फैसल साहब ने वो पटिशन लगाई, और वो पटिशन फाइल हुई थी गालिबन कोई अगस्त में, और बंदयाल साहब ने उस दरख्वास्त को बिल्कुल टेकअप नहीं किया था, और वो दरख्वास्त 1.5-2 माह तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी रही कि भी तारीख इलेक्शन की नहीं दी जा रही, असम्बली तहलील हो चुकी है। तो उस दरख्वास्त को फिर आके लगाया काजी फैसल साहब ने, और 2 समातों में काजी फैसल साहब ने फैसला नहीं दिया कि इलेक्शन किस डेट को होंगे, क्योंकि कानून के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये डेट देने का जो अख्तियार था ये बिटवीन द इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दरमियान था। लेकिन ये एक दूसरे के साथ मुलाकात ही नहीं करना चाह रहे थे। काजी फैसल साहब ने इन दोनों को बिठा दिया, मीटिंग का हुक्म दे दिया कि चीफ इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान के साथ जाएं और उसमें सहूलत कारी करें, अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन की डेट लेके आएँ। तो 8 फरवरी के इलेक्शन की डेट आई थी, फिर 8 फरवरी के इलेक्शन की फिर डेट आई थी। चलें जी, इलेक्शन की डेट आ गई। किसने डेट ताख़ीर से दी? भाई 90 दिन में होना था। अगर ये सारी बहस अगर करनी है तो उसमें फिर आरिफ अलवी साहब सबसे पहले, जिनका अख्तियार था डेट देने का, उन्होंने तो फिर डेट दी ही नहीं थी। फिर मामला उनकी तरफ जाएगा। काजी फैसल साहब ने तो चीफ जस्टिस बनने के बाद फौरी तौर पे मुकदमा समाअत के लिए लगा दिया था। उसके बाद आ जाता है तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी का इलेक्शन। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सका
तो हामिद मीर साहब से बसद एहतराम वो इस बात की निशानदेही करें, मैं हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगूंगा अपने इस इख्तलाफ की। वो बता दें कि ये फ़ैसला देते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इलेक्शन एक्ट के कौन सी प्रोविजन, कौन से सेक्शन, कौन से रूल्स और आईन पाकिस्तान के कौन से आर्टिकल का जो है उसकी खिलाफ वर्जी हुई, उसकी धज्जियां बिखेरी गई। अगर यहाँ पे कोई दोस्त नज़रिया ज़रूरत की बात करते हैं कि इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फ़ैसला इंतखाबात के बाद करना चाहिए था, तो ये तो फिर नज़रिया ज़रूरत वाली बात हुई। आप फिर ना आइन की बात कर रहे हैं, आप ना फिर कानून की बात कर रहे हैं, आप फिर नज़रिया ज़रूरत की बात कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बरकरार रखा था, जिसमें इलेक्शन सिंबल इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से ले लिया था, और फिर उस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करने के बजाय अपनी मनपसंद, अपनी चॉइस की हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया था। और पेशावर हाई कोर्ट में भी 5 जजेस ने बैठ के यही फैसला दिया था कि आपको सिंबल बल्ले का नहीं मिल सकता, आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ है। फिर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया अपील की सूरत में, अपील की कैटेगरी क्या थी? सीपीएलए थी, सिविल पिटीशन लीव टू अपील, ये कैटेगरी होती है। अब इस कैटेगरी में नाज़रीन नॉर्मली होता क्या है, जो जुडिशल प्रैक्टिस है कि जब ये अपील आके अदालत में समाअत के लिए लगती है किसी भी बेंच के सामने, तो फौरी तौर पे जो फैसला होता है ना, यहां पे नाज़रीन मैं थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर दूंगा। हाँ, दिमाग पे जोर इसलिए दिया कि पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया था। इलेक्शन कमीशन का फैसला उन्होंने टर्न डाउन कर दिया था, ओवरटर्न कर दिया था, तो अपील इलेक्शन कमीशन की थी। तो जब सीपीएलए आई सुप्रीम कोर्ट में, तो जुडिशल प्रोसीजर के मुताबिक फौरी तौर पे उसमें हुक्म इम्तना होता है। फौरी तौर पे वो फैसला किसी भी हाई कोर्ट का हो, मैं आपको एक ओवरऑल प्रोसीजर समझा रहा हूं। अगर आप सीपीएलए किसी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लेके आते हैं, उस फैसले को फौरी तौर पे सस्पेंड किया जाता है। लेकिन काजी फैसल साहब ने तो फैसला सस्पेंड नहीं किया था। काजी फैसल साहब ने फैसला सस्पेंड नहीं किया था। अगर नजरिया जरूरत के तहत इलेक्शन के बाद इस केस को आपने लेके जाना था, तब भी वही सूरत हाल इंटैक्ट रहती, क्योंकि हुक्म इम्तना फिर लंबी तारीख के लिए देना पड़ता। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल हो जाता, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हुक्म इम्तना के नतीजे में मुअत्तल हो जाता, फिर भी बल्ला तहरीक इंसाफ को नहीं मिलना था। लेकिन काजी फैसल साहब ने बेंच बना के वो केस सुनने का फैसला किया। अब हमारा, मुझे लगता है कि ब्लॉग कुछ लंबा होने जा रहा है, लेकिन आपने हमारे साथ रहना है। बड़े दिलचस्प हकाइक मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। जितना लंबा होता है, प्रोलॉन्ग होता है, इस प्रोग्राम को होने दें, लेकिन हकाइक से आगाह होना यह आपका राइट है। अब जैसे मैंने कहा कि अगर इसको आपने इलेक्शन के बाद लेके जाना था, तो आपको यह फैसला सस्पेंड करके इलेक्शन कमीशन का फैसला बाहर करना पड़ता। काजी फैसल साहब ने नजरिया जरूरत वाला फैसला नहीं किया, उन्होंने केस सुन के डिसाइड करने का फैसला किया। और वो फैसला पढ़ लें, उस फैसले का आगाज जो है तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा सेनेटर हामिद खान साहब के जो अपने जो ख्यालात हैं, जो आइडियालॉजी है, उस आइडियालॉजी से उस फैसले का जो है वो आगाज किया गया है। अब हामिद मीर साहब उस फैसले में निशानदेही कर दें कि कहाँ पे इलेक्शन एक्ट के कौन से सेक्शन, कौन से रूल्स और आइन के आर्टिकल, कौन से आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हुई है। मैं हामिद मीर साहब से माफ़ी मांग लूँगा कि कहाँ पे काजी फैसल साहब ने आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरी हैं। दूसरा फैसला नाज़रीन आ जाता है 63A का। इस पर मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। जब 2022 में 63A का फैसला दिया गया, उस वक्त से लेके जब तक 63A के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्तें समाअत के लिए फिक्स नहीं हो गई, इस फैसले को आइन में रीराइट करना कहा गया कि 63A का फैसला देके कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखा गया है। क्या यह बात दुरुस्त नहीं? आज जितने भी आप सहाफ़ी निकाल के देख लें, उनके नाम देख लें, वो यही कहते थे कि ये जो फैसला है आर्टिकल 63A का, ये फैसला, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया है, आईनी तरमीम अदालती फैसले के जरिए कर दी गई है, ये फैसला गलत है, ये फैसला दुरुस्त नहीं है। तो अगर 63A का फैसला आगे जाके रिवर्स हो गया, पहले तो उन चीफ जस्टिस साहबान से पूछें
जिन्होंने 63A का मुकदमा अपने दौर में लगाया नहीं। 2022 से नजरसानी की दरखास्त पेंडिंग चली आ रही थी, 1.5 साल तक पेंडिंग पड़ी रही। काजी फैसल साहब के चीफ जस्टिस बनने तक ये पेंडिंग पड़ी रही और काजी फैसल साहब ने ये आके इस दरखास्त को लगा के इसका फैसला किया। फिर शायद कुछ लोग बात करेंगे कि नहीं जी, मखसूस नशिस्तों के केस में ज्यादती हो गई। अब मखसूस नशिस्तों के केस में काजी फैसल साहब ने, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आइन और कानून की धज्जियाँ बखेरी हैं तो काजी साहब का फैसला तो 39 और 41 का था कि 30 जो है वो PTI के बनते हैं, 41 आज़ाद हैं, और वही फैसला मंदुखेल साहब का था। लेकिन फैसला तो प्रिवेल किया अमीनुद्दीन खान साहब का। काजी फैसल साहब का तो इस पूरे केस में जो फैसला है, फैसला टर्न डाउन होने के बाद पहले तो मेजोरिटी का फैसला मंसूर शाह साहब का था, और मंसूर शाह साहब के फैसले के खिलाफ नजरसानी लगने तक काजी फैसल साहब रिटायर हो चुके थे। फिर नजरसानी सुनी है अमीनुद्दीन खान साहब ने, आईनी बेंच ने सुनी है, और आइन के मुताबिक जो 26वें आईनी तरमीम के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जजेस उस आइन के पाबंद थे। अगर किसी के पास कोई रास्ता है कि जजेस 26वें आईनी तरमीम के तहत पाबंद नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में उस केस को सुनने के, तो वह बता दें कि कैसे पाबंद नहीं थे। क्या आईनी तरमीम को सस्पेंड करते? क्या आईनी तरमीम को सस्पेंड करने की कोई मिसाल मौजूद है? तो काजी फैसल तो 63A में किसी जगह पे फिगर ही नहीं करते। पहला फैसला मंसूर शाह साहब का, दूसरा फैसला अमीनुद्दीन खान साहब का। तो फिर काजी फैसल साहब कहां पे आ गए? अब इस पूरे सिनेरियो में, पूरी पिक्चर में कहीं मंसूर शाह साहब की बात नहीं होती। मंसूर शाह साहब, बाकी जजेस बड़े आज़ाद मंच जज हैं, और जो आज़ाद मंच जज कहते हैं वो खुद जिस तरीके से वो आर्गूमेंट घड़ रहे होते हैं, वो कहते हैं कि काजी फैसल साहब को भी मंसूर शाह साहब ने बचाया था। तो इसका मतलब है मंसूर शाह साहब ने गेम की थी, उनके खिलाफ फिर रेफरेंस ठीक था। जो ये दलील देते हैं कि मंसूर शाह साहब ने काजी फैसल को बचाया था, तो इसका मतलब ये है, दूसरा मतलब ये है कि वो आइन और कानून की धज्जियां बखेर के काजी फैसल का दिफा कर रहे थे। तो फिर वो आज़ाद मंच जज कैसे हुए, इंडिपेंडेंट जज कैसे हुए? वो तो फिर एक सियासी जज हुए। लेकिन इस बहस को हम निकाल देते हैं। क्या मंसूर शाह साहब से कोई ये सवाल पूछ सकता है कि काजी फैसल साहब ने रिटायरमेंट के बाद जो चंद बातें की कि जो अपना ये मखसूस नशिस्तों का फैसला था, उस मखसूस नशिस्तों के फैसले पे काजी फायद इसा जैसे जमाल खान मंदुखेल को उनके चैम्बर में लेके आए थे कि हम डील कर लें, हम 39-41 का फैसला दे दें। क्या ये हलफ के ऊपर मंसूर शाह साहब से किसी ने पूछने की जिसारत की कि क्या आपने ये डील की थी, नहीं की थी? और फिर क्या किसी ने सवाल किया मंसूर शाह साहब से? जो काजी फैसल साहब ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि जब एक्सटेंशन की बात चल रही थी तो मैंने तो एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन एक जज मंसूर शाह जो कि सीनियर प्यूनी जज थे, जिनको मैंने मुशावरत में शामिल किया था क्योंकि आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस वो थे, वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि आप ये 3 साल की एक्सटेंशन ले लें, आप 3 साल की एक्सटेंशन ले लें, आप चीफ जस्टिस बेंच बैठ के कुर्सी पे बराजमान हो, और मैं इलेक्शन रिफॉर्म, मैं जुडिशल रिफॉर्म करूंगा, और वो जो पटिशन सेठ वकार साहब की है उसे भी आप समाअत के लिए लगाएं, और जो जजेस आउट ऑफ टर्न सुप्रीम कोर्ट में आए हैं इन सबको हाई कोर्ट में वापस भेजते हैं। क्या किसी ने ये जो सवाल उठते रहे हैं या जो उंगली उठती रही है, किसी ने मंसूर शाह साहब से भी पूछा कि क्या ये बात दुरुस्त है, क्या ये बात गलत है? हमारा तो मंसूर शाह साहब फ़ोन नहीं उठाते, कभी उठा लेते थे या मैसेज का जवाब भी कभी दे देते थे किसी खबर के बारे में, और हमने गपशप क्या लगानी थी, पूछ लेते थे। नहीं देते अब, क्योंकि हमारी बातें शायद शाहजी को, मुर्शिद हैं हमारे, भी पसंद नहीं आती। लेकिन मैं आज भी उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़ा रिकॉर्ड करता हूँ। हाँ, इख्तलाफ करता हूँ एक तहजीब के दायरे के अंदर। कभी पगड़ी नहीं उछाली, कभी गलत नाम और कभी गलत इल्काबात नहीं दिए, किसी जज को टाउट तक मैंने नहीं कहा, एहतराम के साथ उसके साथ इत्तफाक किया है। तो ये नाज़रीन हक़ाइक़ थे जो आपके सामने रखना ज़रूरी थे। माफ़ी चाहता हूँ, आज प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हुआ है। कुछ और भी ढेर सारे हक़ाइक़ हैं जो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिए हैं। तो हामिद मीर साहब बता दें कि कहाँ पे आइन और कानून की धज्जियाँ बखेरी गई हैं, कौन से आर्टिकल की, कौन से सेक्शन की, कौन से रूल की खिलाफ वर्जी की है। मैं अपने ब्लॉग में बैठ के उनसे माफ़ी मांगूंगा। इजाज़त चाहता हूँ नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।